हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई। मैं हूं अब्सा कोमल। ऑपोजिशन में इख्तलाफात और फिर पीडीएम टूटने के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग के हुकूमत को टफ टाइम देने के अलग अलग दावे आपने देखे। बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमत को बजट पास नहीं करने देंगे। सवाल ये उठता है कि क्या बिखरी हुई ऑपोजिशन पार्लियामेंट में मुत्तहिद होकर बजट पास होने से रोक सकती है, क्योंकि वजीर आजम ने हालिया तौर पे जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने ये कहा कि इस ऑपोजिशन से उन्हें कोई खतरा नहीं। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल उनकी हुकूमत जिस मुश्किल में थी, ये ऑपोजिशन उस वक्त उनकी हुकूमत नहीं गिरा सकी, तो अब मौशी बहरान से हुकूमत निकल चुकी है, अब ये क्या बिगाड़ लेंगे, बकौल वजीर आजम इमरान खान। दूसरी तरफ जो 2 किस्म के बयानिए हैं नून लीग में, उस पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने भी कह दिया कि जो जमात अपने नजरिए पर क्लियर नहीं, वो क्या किसी से मुकाबला करेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर जलसों का ऐलान किया। वो ये कहते हैं कि 4 जुलाई को स्वात, 20 जुलाई को कराची और फिर 14 अगस्त को इस्लामाबाद में एक ग्रैंड जलसा होगा पीडीएम का। क्या ये महज पीडीएम को जिंदा रखने की कोशिश है या इन जलसों का हुकूमत पर कोई असर भी पड़ेगा? बिलावल भुट्टो पहुंचे बेगम नसीम वली के इंतकाल पर ताज़ियत करने के लिए, तो उस वक्त वहां पर चौधरी निसार साहब भी मौजूद थे। अब ये चहमगोयां कयास आराइयां भी हो रही हैं कि क्या पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन का कोई नया इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रही है, जिसमें पीडीएम में शामिल कुछ जमातें भी शरीक हो जाएंगी। इसमें किस हद तक हकीकत है, इस वही प्रोग्राम में बात करेंगे। और एक और अहम मामला जहांगीर तरीन साहब का, जिन्होंने आज फिर एक गुफ्तगू की मीडिया से, अपने गम और गुस्से का एक बार फिर उसी तरीके से इजहार किया और ये कहा कि उनके साथ सियासत नहीं, इंसाफ किया जाए। उन्होंने बैरिस्टर अली जफ़र की रिपोर्ट जारी करने का मुतालबा भी किया और कहा कि नज़ीर चौहान के खिलाफ जो FIR जो है वो एक वजह है, मामलात ख़राब जिसकी वजह से हो रहे हैं। क्या हुकूमत की तरफ से जहांगीर तरीन के ग्रुप को इतना ज़्यादा इंगेज करने के बावजूद इख्तलाफात क्या अभी भी वहीं के वहीं हैं? इस पे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा एक बहुत अहम मामला है मीडिया से मुतालिक। एक नया ऑर्डिनेंस है पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, जो कि जिसका शोर है इस वक्त और अपोजिशन की जमातें भी इससे मुस्तरद कर रही हैं और इस पर बहुत सारे बयानात सामने आ रहे हैं। इन सब मामलात पे आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे और हमने आज के प्रोग्राम में दावत दी है रहनुमा मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारर साहब को, रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब और हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब साहब भी। बहुत शुक्रिया अताउल्लाह तारर साहब और अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब आप लोगों का प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले अता तारर साहब, आपकी जमात का जो बयानिया है, अब तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सब कुछ सामने आ चुका है। तो जो इस वक्त एक बयानिए की जंग है, इस पर अब सवाल यही उठता है जो यकीनी तौर पे आपके वोटर्स के जहनों में भी इस वक्त होगा कि अगले आम इंतखाबात में जब वो अपना माइंड बनाएं तो आपके जो टॉप के लीडर्स हैं पार्टी के, उनमें से किसके बयानिए को वो अपने जहन में रख के अपना माइंड बनाएं? मुफाहमत का बयानिया अपने जहन में रखें या मुजामत का? बहुत शुक्रिया अफसर साहिबा। देखिए, बात यह है कि जब हमने 2018 का इलेक्शन लड़ा तो हमारा नारा था वोट को इज्जत दो और खिदमत को वोट दो। तो ये जो बयानिया है वो एक ही बयानिया है और वो कायद मियां नवाज शरीफ का बयानिया है। पॉलिटिक्स में मुख्तलिफ अप्रोचेस जरूर हो सकती हैं कि एक पर्टिकुलर इशू को कौन किस तरह अप्रोच करता है, उस पर किसकी क्या सोच है। कैसे एक बयानिया था साहब, कैसे एक बयानिया है? कैसे, जिस तरह मरियम नवाज साहबा कह रही है कि जो हमने मुजामत का बयानिया अपनाया उसका नतीजा हमें ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे में निकला कि लोगों ने कितना हमें पसंद किया। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, तो फिर किस तरीके से एक बयानिया है ये? देखिए, मैं जो आपको गुजारिश कर रहा था कि वोट को इज्जत दो और खिदमत को वोट दो, ये हम नारा लेके इंतखाबात में भी गए थे। तो बात यह है कि जहां तक आइन की हुक्मरानी की बात है, उस पर किसी को कोई शक नहीं है कि मुल्क में आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए और जो आइन में हदूद तय हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम इदारों को उन हदूद में रहकर काम करना चाहिए। इस पे तो किसी को कोई ना इख्तलाफ है ना कुछ शक है। अब जहां पे बात आती है कि जी डिफरेंट अप्रोचेस की, तो वो मैं उसको तस्लीम कर रहा हूं कि पार्टी के अंदर हर इशू पे ऑब्वियसली हर किसी की अपनी एक अप्रोच है टुवर्ड्स पॉलिटिक्स। बट मियां नवाज शरीफ जो पार्टी के कायद हैं, जब वो एक फैसला कर दें
तो पूरी पार्टी उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए, उसकी इन्फोर्समेंट के लिए वो एक हो जाती है। और देखिए शहबाज शरीफ साहब तो मैं एक वफादार भाई समझता हूँ, वो दलील से भी बात करते हैं और उन्होंने देखें वो हमेशा उन्होंने अपने भाई के सामने एक दलील से बात की है और उन्होंने अपने वालिद की जगह उनको समझा है। तो ये सोचा भी नहीं जा सकता कि वो अपने भाई के बयानिए से या भाई के किसी हुक्म से वो इनहराफ करेंगे। लेकिन साथ ही तो तारड़ साहब वो ये भी कह रहे हैं ना, अब वो साथ ही ये भी कह रहे हैं कि वो अपने भाई के पांव में पड़ने को तैयार है नेशनल इंटरेस्ट के मामले पे। अब ये वो बात कर रहे हैं जो मरियम नवाज और नवाज शरीफ अभी तक बिल्ड करते आ रहे थे। ये अब क्योंकि कयास सराइयां नहीं रह गई, ये सब बातें बयानात की सूरत में अब सामने मौजूद है ऑन रिकॉर्ड मीडिया के पास। लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। देखिए शहबाज शरीफ साहब ने अगर अपने भाई की इज्जत और भाई की तकरीम में उनके पैर को हाथ लगाने की बात की है तो बिल्कुल बजा की है। वो एक वफादार भाई हैं और वो भाई की इज्जत में, भाई के पैरों को हाथ लगाने में कोई आर नहीं समझते। मगर शहबाज शरीफ साहब के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं, अगर किसी का ख्याल है कि वो दलील के बगैर बात करते हैं तो ऐसा नहीं है, वो हमेशा दलील से बात करते हैं। ये तो बात उन्होंने अपनी दलील के अलावा भाई की इज्जत और तकरीम में की है। मगर मैं ये बात बिल्कुल रोजे रोशन की तरह आया है कि आइन की हुक्मरानी में वो बिलीव करते हैं कि आइन की हुक्मरानी 100% होनी चाहिए। मगर मैंने जिस तरह अर्ज किया कि उनकी अप्रोच मुख्तलिफ हो सकती है, उनकी पॉलिटिक्स की तरफ आउटलुक और पर्सपेक्टिव मुख्तलिफ हो सकता है, का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। मगर जब मियां नवाज शरीफ एक फैसला कर दें वो बिल्कुल उस फैसले पे बिल्कुल एक कारबंद होके उस पे अमल दरामद वो दलील से बात करें या मुझे आगे मंदोखेर साहब की तरफ बढ़ना है, वो शहबाज शरीफ साहब दलील के साथ बात करें या अपने भाई के पांव में पड़ के उनको मना लें। लेकिन अताउल्लाह साहब हमारी तरफ से सवाल तो उठता रहेगा, फैमिली के अंदर जो भी चल रहा है, लेकिन वोटर के जहन में सवाल तो रहेंगे। मंदोखेर साहब, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि सब मिलकर हुकूमत और इमरान खान को निशाना बनाएं तो सबके लिए बेहतर होगा। ये कैसे मुमकिन होगा? जो PDM है उन्होंने वाज़ेह तौर पर, बल्कि इनफैक्ट उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपनी मीटिंग के बाद उन्होंने कहा हमने डिस्कस भी नहीं किया पीपल्स पार्टी को, और आप लोगों का ये दावा है कि आप लोगों ने बुनियाद रखी थी PDM की। कंटिन्यू कीजिए। कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सबके तजवीज पे जो एक इत्तेहाद बना था PDM, जिसका नाम PDM है, तो वो एक सियासी इत्तेहाद है। वो कोई मियां बरादरान की कोई कमेटी कंपनी नहीं, न उसका कुछ शुगर मिलता न कुछ थी जो वो अपने कर रहे हैं। आपको ये याद दिलाता हूं क्योंकि हम आपकी बात समझ नहीं पा रहे। मैं अपनी टीम से कहूंगी कि आपकी आवाज जरा बेहतर करें। मंदोखेर साहब एक सेकंड अब मैं चाहूंगी मेरी टीम आपकी आवाज जरा बेहतर कर दें ताकि हम आपकी बात ठीक से समझ भी पाएं। मीनवाइल अता साहब, अब ये बिलावल भुट्टो साहब का जो बयान है इसके ऊपर नून लीग का क्या ऑफिशियल रिएक्शन है? पहले तो ये बात आपके जो एक्सट्रीम मुखालिफिन थे या हुकूमत तो सवाल उठाती ही थी, लेकिन बिलावल साहब कुछ दिन पहले आप लोगों के साथ आपकी सफ़ों के अंदर बैठे हुए थे। वो ये कह रहे हैं कि जहां अपनी पार्टी के अंदर नजरिया ही क्लियर नहीं है वो मुकाबला क्या करेंगे किसी के साथ? अता साहब, मैं समझता हूं कि हमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी के बयानात पे मजीद टाइम जाया नहीं करना। मैं PDM की मीटिंग में शरीक था। PDM की 9 जमातों का इस पे पर्सपेक्टिव बिल्कुल क्लियर है। वो ये है कि पीपल्स पार्टी के लिए वापस रुजू करने का तरीक़ेकार तय कर दिया गया है। अगर वो PDM में वापसी या शमूलियत चाहते हैं, इस इत्तेहाद का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो वो ऑलरेडी उनको बता दिया गया है कि उन्होंने कैसे करना है। इसके अलावा मैं समझता हूं कि अगर हम इस बयानबाजी में डलें और मजीद इनके जवाब दें और फिर इनसे मजीद जवाब सुने तो मेरा ख्याल है वी शुड मूव ऑन। पॉलिटिक्स बहुत आगे चली गई हुई है और ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग और नोक झोंक से मेरा नहीं ख्याल कि कुछ हासिल होने वाला है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी चाहिए कि मैच्योरिटी का सबूत दें। आगे बजट आ रहा है, तमाम अपोजिशन जमातों ने मिलकर उस पर अपनी हिकमत अमली बनानी है और पार्लिमानी पॉलिटिक्स में हम एक साथ बैठेंगे। बेशक हम PDM में एक साथ नहीं बैठे, बट पार्लियामेंट के अंदर हम एक अपोजिशन बेंचेस पे इकट्ठे बैठे हैं और हुकूमत को टफ टाइम तभी मिलेगा जब हमारी एक इससे मुश्तरका हिकमत अमली होगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और हमें आम आदमी के जो मसाइल हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, गुर्बत है, उस पर तवज्जो देने की जरूरत है। बजाय मैं अभी बिलावल साहब के बयान पे चलिए हम ब्रेक की तरफ एक जाते हैं और हम फिर वापस आके मंदोखेर साहब से पूछेंगे किस हद तक मुमकिन है जो बात आप कह रहे हैं कि पार्लियामान में टफ टाइम इतने सारे इख्तिलाफात के साथ क्या ये मुमकिनात में शामिल है? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ब्रेक से पहले इस तरह से बात हो रही थी, मंदुखेल साहब आपकी तरफ आएंगे। अताउल्लाह साहब ने जो बातें की उसके ऊपर आपका एक तो क्या रिएक्शन होगा? पीडीएम इस काबिल भी नहीं समझती पीपल्स पार्टी को कि वो जब अपनी मीटिंग में बैठे तो जिक्र भी किया जाए पीपल्स पार्टी का। दूसरा, ये कुछ सवालात और क्यासराइयां हो रही है कि पीपल्स पार्टी क्या कोई नया इत्तेहाद बनाने जा रही है, ऐसा है कि पीडीएम की बुनियाद जो है ना वो बिलावल भुट्टो साहब ने रखी है इन्हीं की तजवीज से। और दूसरी बात ये कि पीडीएम के फोरम पे ये फैसला हुआ कि जो फैसला होगा वो मुतफक्का होगा, यानी अक्सरियत की बेस पे नहीं होगी कि कोई मौलाना नूरानी साहब का बेटा है जिसके पूरे पाकिस्तान में कोई काउंसलर नहीं है और वो भी उछल रहा है पीपल्स पार्टी इस्तीफे थे। नंबर एक बात। दूसरी बात यह तय हुआ था कि जब ये सारा रिदम होगा यानी इस्तीफे आखिरी ऑप्शन के तौर पे रखा जाएगा। उस आखिरी ऑप्शन से ये आ गए पहले ऑप्शन पे। और फिर आपको याद होगा कि NA 249 की जब इलेक्शन हो रही थी उस इलेक्शन में उन्होंने मुफ्ता इस्माइल साहब के लिए ये चले गए बिलावल साहब के पास कि भाई हमें ये सीट दे दो, यानी एक तरफ इस्तीफे दे रहे और दूसरी तरफ जो है ना जो सीट जो खुद इस्तीफे जेब में लेके बैठे हुए और वो उसके लिए बिलावल साहब के पास गए। उसको भी छोड़िए, जब बिलावल साहब ने इनकार की तो शौकास दे दी। आपको पता है मुझे टिकट मिला NA 249 का आखिरी 3 घंटे में, 5 बजे लास्ट टाइम था और 2 बजे मुझे टिकट मिला, बिलावल साहब ने दी और मैंने जाके जमा कर दिया। उसके बाद एक तरफ एनपी को शौकास दे दिए, दूसरी तरफ एनपी से भीख मांगने के लिए उसके पास चले गए और उनकी हिमायत हासिल कर ली है, जबकि एनपी के लोगों ने वहां पे बाकायदा एहतजाज किया और बाकायदा वॉकआउट की पूरे मीडिया ने दिखाया। अब उस बातों को भी छोड़ी है। अब जो पार्टी जो एहतियात जिसका नाम पीडीएम ये इन्होंने रखा है वो ये इनका ये कहना था कि इस्तीफे देना है। अब हिम्मत करो ना, इस्तीफे दे दो ना। अब आपने 2 महीने की प्लान बनाई, प्लान भी क्या बनाई, बजाय आप पिंडी में जलसा करे, बजाय आप लाहौर में जलसा करे जो पहले आप नाकाम हो चुके हैं, गुजरांवाले में करे, आपने कराची में एहतजाज रखा। भाई कराची में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, या आपका एहतजाज का क्या मकसद है? आपने स्ट्रेंथ जाहिर करना है, चलो स्ट्रेंथ आप जाहिर कर दिए पूरे पाकिस्तान से, आप तुलबा मसाजिद के और मदरसे के तुलबा को लेके और आप कर ले। नून लीग के पास तो कक नहीं है। मेरे हल्का जहां मैं बैठा हूं उसके बिल्कुल सामने वाली गली में 400 कुर्सियां रखी है जो आ रही थी मरीम बीबी जलसे के लिए, और एग्जैक्ट 4 घंटे उन्होंने मुलतवी कर दिए कि कोरोना का बहाना बना के, जबकि जब सिंध हुकूमत ने कहा लेकिन मुकाबला तो बड़ा करीबी था NA 249। वैसे मंदुखेल साहब मुकाबला तो बड़ा क्लोज था, आप कह रहे हैं कुछ नहीं है इनके पास। हम अगर आपकी इजाजत हो तो आगे बढ़ते हैं और आपकी तरफ दोबारा भी आएंगे। हमने आपसे और भी मजीद कुछ सवालात करने हैं। इसी दौरान वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। फ़ारूक हबीब साहब पे पूछने को बहुत कुछ है और आज की बड़ी मेन जो स्टोरीज भी हैं उनमें एक आप लोगों की तरफ से जो मीडिया ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है उसके ऊपर ऑपोजिशन उसको मुस्तरद कर रही है, और एक और ख़बर ये भी है कि हामिद मीर साहब जो हैं उनको ऑफ एयर कर दिया गया, ये इत्तलात हैं। तो इसके ऊपर पहला हुकूमत का क्या रिएक्शन है? देखें, पहली बात तो ये है जो भी आप कह रही हैं कि को मीडिया के हवाले से ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं, अभी तक कोई ऐसा ऑर्डिनेंस ना तो आया है। प्रपोज तो किया है ना? प्रपोज किसको किया है? प्रपोज किया है स्टेक होल्डर्स को। स्टेक होल्डर्स कौन है? आप लोग हैं, आप हैं, आपके एंकर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, आपके कैमरामैन हजरात हैं, उनको हमने डिस्कशंस के लिए इनवाइट किया है। अच्छा। ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है कि ये एक ड्राफ्ट है। इस ड्राफ्ट के ऊपर जो आप अपनी पॉजिटिव इनपुट देना चाहते हैं वो आप दें। माजी में क्या ऐसा हुआ? आपको सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूं कि जो हम जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स प्रोटेक्शन बिल लेकर आए हैं 2021 का, जिसके अंदर हमने इत्तिसाल को रोकने के लिए, उनको सिक्योरिटी देने के लिए, उनका तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जो एक कमीशन बना रहे हैं जिसमें आप ही लोगों के नुमाइंदे उस कमीशन का जो है वो हिस्सा होंगे, जो उसको चलाएंगे, वो उसका असेंबली में बिल ले हुआ है। हाँ। ये जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके बावजूद आ जाते हैं उस पर आपका आ जाते हैं। देखें, आपका जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये अलग से, उसमें भी आप लोगों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाया गया कि जो आए रोज आपके हाथ में सीफा पकड़ा देते हैं। फवाद साहब का ट्वीट भी ये वाज़ेह है, क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि अभी सिर्फ प्रपोज भी क्या, फवाद साहब इसके ऊपर बहस कर रहे हैं, टीवी शोज के अंदर भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं उनसे। नहीं तो अच्छी बात है ना, ओपन डिबेट हो रही है। इसको मीडिया मार्शल लॉ के मुतरादिफ करार तशबीह दिया जा रहा है और कि कुछ वजूहात की बिना पे दिया जा रहा है। मैं एक एक करके मैं चाहती हूँ कि आप इसके ऊपर बात कर दें कि ये कि भाई इस ऑर्डिनेंस के अंडर प्रिंट और डिजिटल मीडिया जो है इसको लाइसेंसेस चाहिए होंगे ऑपरेट करने के लिए इस मुल्क के अंदर, तो ये फिर किस तरीके से तय किया जाएगा कि लाइसेंस किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा? देखें, मैं फिर अफसा आपको अगर कहूँ इसके ऊपर बड़ी डिटेल कंप्रीहेंसिव डिबेट हो सकती है। फिर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अभी ये आप लोगों को ये जो अभी ये डॉक्यूमेंट है
ये डॉक्यूमेंट ना तो हमने रिलीज किया, हमने किनको भेजा है? ये डॉक्यूमेंट हमने खुद व्हाट्सएप किया है मीडिया के एंकर्स को, सहाफियों को, कि आप अपनी इसके ऊपर इनपुट दें। आपको इसके ऊपर मैं जितनी मर्जी बैठ के यहाँ पर आपको लॉजिक देता रहूं, आप जितनी मर्जी इसके ऊपर बात करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको इस चीज़ के ऊपर, इस पर्टिकुलर जो आप मेरे से सवाल पूछ रही हैं, इस पर अगर आपको कोई एतराज़ है, आप इसके ऊपर अपनी सजेशन दें, ठीक है, हम उसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, हम उसको वेलकम करेंगे। हम तो इसके ऊपर पूरी जो है वो राउंड टेबल डिस्कशन करने का इरादा रखते हैं। बात ठीक फरूख साहब, लेकिन आप लोग जब प्रपोज करते हैं इस तरह के आइडियाज, तो फिर क्वेश्चन तो आप लोगों के ऊपर उठेंगे ना, जिसके अंदर आप कह रहे हैं कि अथॉरिटी जो है वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाएगी प्रोग्राम्स और इश्तिहारों के लिए। एक मिनट रुक जाएं, प्लीज रुक जाएं। पहली बात यह है कि जब कोई बिल आता है तो बुनियादी तौर के ऊपर वो ये होता है कि या तो उसने आना है रेलिवेंट मिनिस्ट्री से, रेलिवेंट मिनिस्ट्री से उसने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ पे जाना है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से उसने जो लॉ की कमेटी बनी हुई है CCLLC उसमें जाता है, फिर कैबिनेट में जाता है, कैबिनेट उसे अप्रूव करती है, कैबिनेट में अप्रूव होके पार्लियामेंट में आता है, पार्लियामेंट से सुन लेना, पार्लियामेंट में जब ले होता है फिर स्टैंडिंग कमेटी में जाता है। अभी तो ये तो अभी किसी स्टेज पे नहीं है। फॉर एग्जांपल इनिशियल आइडिया दे दिया जाए कि ये कदगने हो उसके अंदर, उसके बाद डिबेट हो भी तो उसमें से क्या निकलेगा? आप लोग पैगाम क्या दे रहे हैं? कदगन कोई नहीं है, देखिए कदगन कोई नहीं है। जो आपने तफसील में जाना नहीं चाहते, आप कहते हैं आपने जो देखें, मैंने आपको एक ओवरऑल बात बता दी, आपने जो पर्टिकुलर चीज पूछी, देखें मामला क्या है। मामला ये है कि क्या आप अगर सोशल मीडिया की, लेट्स सपोज डिजिटल मीडिया की बात हो रही है, तो यहाँ पर तो हर बंदे का अपना अखबार है, अपना TV चैनल है, अपनी तमाम चीज़ें हैं। किसी एक जगह के ऊपर तो कोई रेगुलेट तो होगा ना, कोई रेगुलेटर तो होगा जो उसे रेगुलेट करेगा। अब वो कौन होगा उसको डिसीजन किया जा सकता है उस पर। बहुत सारी चीजें आप देखें, एक तो फिर ये कि जी जो डिफेम करेगा, रिडिक्यूल करेगा हेड ऑफ स्टेट को, मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस को, लेजिस्लेटिव या जुडिशियल ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट को, अब इससे क्या मुराद है? ये इतनी वेग किस्म की बातें, इससे समझ नहीं आ रही कौन और कैसे तय करेगा। अगर हुकूमत तय करिए कि हमारी बेइज्जती हो गई या हमारी साथ गलत हो गई, हुकूमत नहीं तय कर, नहीं हुकूमत नहीं तय करेगी। इसमें पॉजिटिव्स भी हैं, आपको ट्राइब्यूनल्स दिए जा रहे हैं। अभी क्या करते हैं, अभी आप जाते हैं फौजदारी के तहत किसी को मार पीट दिया जाता है तो वो फौजदारी के तहत FIR दर्ज करवाता है, वो जाकर उसका केस आम अदालतों में जाता है। जो हम जर्नलिस्ट मीडिया प्रोटेक्शन बिल लेकर आए हैं उसमें आपको कमीशन दे दिया गया, वो कमीशन आपके फैसले करेगा। यहाँ पर जो जिस पर्टिकुलर जिस कानून की बात कर रही हैं, देखें आर्म फोर्सेस के हवाले से, जुडिशरी के हवाले से तो हमारा आइन बड़ा वाज़ेह है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से हमारा उसके ऊपर आइन बड़ा वाज़ेह है। आज बहुत बेहतरीन दिन नहीं है फरूख साहब, आप खुद इस मामले को इस तरफ मत लेके जाएं। आपके ऊपर ये भी इल्जाम लग रहा है कि आप लोग इस ऑर्डिनेंस के जरिए मीडिया के अंदर मजीद, मीडिया मालिकान के अंदर मजीद डिवीजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पहले भी बहुत वाज़ेह है पाकिस्तान के अंदर। साथ ही आप रिस्पॉन्ड करें, हामिद मीर साहब को ऑफर कर दिया गया। देखें बात ये है, देखें गवर्नमेंट रिस्पॉन्स इज दैट कि किसी एक इदारे ने अपना फैसला करना है कि उन्होंने किस एंकर को टीवी शो देना है, किस एंकर को कैमरामैन बनाना है। ये एक इदारे का अपना अंदरूनी मामला, एक इदारे के अंदर इतने सालों से नहीं तो वो इदारा आगे बता दे ना। आप मेरे से पूछ रही हैं कि मेरे कहने के ऊपर यहाँ पर कोई कैमरामैन रख सकता है या आपको कोई शो के ऊपर रख सकता है, तो ये मेरा तो इख्तियार ही नहीं है ना, मेरा तो दायरा इख्तियार नहीं। मैं जल्दी से क्लियर करती हूँ, हम दूसरे मेहमानों की तरफ भी जाएंगे। मैं आपसे इसलिए ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि हामिद मीर साहब, पाकिस्तान के बच्चे से जाके पूछा जाए कि किसी एक साफी या एंकर का नाम बताएं तो वो हामिद मीर साहब का, इस पर किसी को कुछ शक नहीं होगा। आप 5th लार्जेस्ट स्टेट के और 7th न्यूक्लियर, वन ऑफ द 7 न्यूक्लियर स्टेट्स के वजीर स्टेट हैं, वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात हैं, तो आपसे बेहतर कौन बता सकता है कि इतने बड़े एंकर को आज वो प्रोग्राम क्यों नहीं करेंगे? देखिए मैंने तो बता दिया आपको, कौन बताएगा? इदारा बताएगा ना, जो उनका मुतलका इदारा है वो मेरी तरफ से उनको ला के 24 घंटे उनके साथ शो करवाए। मेरा उसमें अमल दखल क्या है? गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू विद द हायरिंग एंड फायरिंग ऑफ एंकर्स। उसके ऊपर कोई हमारा कोई अमल दखल नहीं है। जहां तक देखें उनका अपना बयान है, उन्होंने कहा मेरे साथ पहली बार नहीं हो रहा, मुशर्रफ साहब के दौर में। देखें बात ये है, वो बेहतर इसके ऊपर या वो बेहतर बात कर सकते हैं या उनका इदारा कर सकता है, वो बेहतर पोजीशन में। दूसरी जानिब जो है, जो असल चीज़ है, आप उसकी तरफ आएँ। देखें चाहे वो अजीज़ मेमन हो, अजय लालवानी हो, असद तूर हो, अहमद नूरानी हो, वट एवर जो भी हो, ठीक है, हमने उसको कंडेम भी किया। इस मामले के ऊपर FIR जो है वो हमने खुद दर्ज करवाई। हमने खुद जो है वो जो मुल्ज़मान हैं, जो मुजरमान हैं, जिन्होंने काम किया है, उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब देखें, दूसरी जानिब ये है
कि तस्वीर के हमेशा दो रुख होते हैं। ये भी नहीं हो सकता कि अभी तहकीकात नहीं हुई, लोग पकड़े नहीं गए, आप आकर किसी इदारे के ऊपर जो है वो पब्लिकली हर्जा सराई थोड़ी सी रिस्ट्रेंट जो है वो होनी चाहिए। हम इसकी तफसील में भी आते हैं क्योंकि अफसार आलम साहब पे कुछ अर्सा पहले हुआ था, उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं सामने आई, सीसीटीवी उसकी भी थी। शेख रशीद साहब ने उस दिन कहा कि असद तूर के ऊपर जिन्होंने हमला किया उनके बहुत करीब पहुंच चुके हैं, अभी तक हमें खातिर खार नई अपडेट मिली। अता तारर साहब, ये जो मीडिया डेवलपमेंट ये जो ऑर्डिनेंस सामने आ रहा है उसके ऊपर आपकी जमात की तरफ से भी और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बड़ा रिएक्शन आ रहा है। मरियम औरंगजेब साहबा ने कहा कि मीडिया और सहाफियों के तहफ्फुज़ और राय की आज़ादी के बुनियादी हक के फ़रोग़ का कानून लाने के बजाय काला कानून बनाया जा रहा है। फ़ारूक साहब जो इसके ऊपर बयान दे रहे हैं, अभी आपने जो मुलाहिज़ा किया, आपका क्या रिएक्शन है अब इसके ऊपर? फारूक साहब की मासूमियत पे, लाशऊरी पे और ला इल्मी पे मैं बहुत ही ताज्जुब का शिकार हूँ कि कितने आराम से इन्होंने कह दिया कि जी ये तो इतना मसला ही नहीं है, ये तो स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड दे रहे हैं। आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट्स देखें, आप इंटरनेशनल जरीदों के पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर जो उन्होंने कमेंट्स दिए हैं, जो आर्टिकल देखे गए हैं, कभी वो पढ़ें। जितना इस्तेहसाल मीडिया हाउसेस का इकोनॉमिकली और जर्नलिस्ट का इन 2.5-3 सालों में हुआ है, पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। अफसा साहिबा, आज टीआरपी गिर गई है मीडिया चैनल्स की। हर बंदा इस मुल्क में अब यूट्यूब पे वीलॉग्स देखता है। जितने मेन एंकर पर्सन हैं वो मजबूर हो गए हैं कि क्योंकि वो चैनल पे खुल के बात नहीं कर सकते, वो सब ने अपने अपने वीलॉग जो है वो आपको रिकॉर्ड कराते हैं। लोग, आप किसी भी तबके के अफराद से बात कर लें, किसी भी उम्र के हिस्से में वो हो, आप उनसे पूछें, टीवी देखना लोग छोड़ गए हैं इनकी वजह से। और ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने 2014 के धरनों में एंड टू एंड पूरा दिन कवरेज एंजॉय की है, जिन्होंने गालियां भी दी तो आप लोगों ने लाइव चलाई, जिनका लीडर अकेला मैदान और कंटेनर के ऊपर जब दोपहर को वॉक करता था वो भी आप लाइव चलाते थे कि ये एक एंड से दूसरे एंड तक वॉक कर रहा है। कप्तान क्या सोच रहा है? आज कप्तान क्या तकरीर करेगा? कप्तान के जहन में क्या चल रहा है? और देखिए, वो कहते हैं कि आप कुछ लोगों को कुछ वक्त के लिए बेवकूफ बना सकते हैं और सब लोगों को कुछ वक्त के लिए बेवकूफ बना सकते हैं, मगर सब लोगों को सब वक्त के लिए आप बेवकूफ नहीं बना सकते। आपने जिस भोंडे तरीके से हुकूमत ने मीडिया पर्सन के खिलाफ कैंपेन आज भी सोशल मीडिया पे ये चलवा रहे हैं, इनके वर्कर चलवा रहे हैं, इनके मिनिस्टर्स गालियां देते हैं एंकर पर्सन को, बकायदा उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। और मुझे आप बताएं, जितने वाकयात जर्नलिस्ट के साथ हुए हैं, इनकी हुकूमत ने उसके सीधे बाप के लिए क्या किया है? ये अब इस नहज पे आ गए हैं कि ये इख्तिलाफ राय बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और लेट मी प्लेस ऑन रिकॉर्ड, सिर्फ जर्नलिस्ट या एंकर पर्सन का शिकार नहीं हुए। अंबर शमसी का शो क्यों बंद किया गया, बताएं ना मुझे। तलत हुसैन ऑफ एयर है, इनकी वजह से है, इनकी कंप्लेसेंसी, इनकी एक मीडिया दुश्मन पॉलिसी की वजह से। और मैं ब्रेक की तरफ जाती हूँ, मैं ब्रेक से वापस आऊंगी। तो ये जो सवालात आपने उठाए हैं, जी जल्दी से कीजिए। जी क्विकली जी अता साहब। कि सिर्फ मीडिया और एंकर पर्सन का शिकार नहीं है, जो सियासतदान इनके खिलाफ बात करता है ये उसको भी जेल में डालते हैं। क्या कसूर है जावेद लतीफ का? क्या कसूर है अली वजीर का? शहबाज शरीफ साहब क्यों 2 दफा जेल गए? ख्वाजा आसिफ साहब क्यों जेल में है? ये क्यों अपोजिशन के रहनुमाओं पे नैब के? मुझे ब्रेक की तरफ जाने दीजिए, मैं ब्रेक से वापस आऊंगी तो मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अता साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन इसलिए है कि हम ये नहीं चाहते कि किसी पे इल्ज़ाम बाजी हो, हुकूमत पे या किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगे इस सिलसिले में, लेकिन क्योंकि हमारे साथ वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात हैं तो उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा के भी हम इस पर बात करना चाह रहे हैं। क्योंकि जब आज 8 बजे पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा वेल नोन जो TV एंकर हैं वो प्रोग्राम नहीं करेंगे तो आम लोग हमसे भी, हमारे कॉलीग से भी सवाल पूछेंगे कि हुआ वजह क्या बनी। तो इनसे कोशिश करेंगे कि क्या वजह बनी एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। गुफ्तगू आप हमारे मुख्तलिफ आज के मौज़ूआत हैं जिन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। तीनों जमातों के नुमाइंदगी, नून लीग, पीपल्स पार्टी और गवर्नमेंट की हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। फ़ारूक साहब, अब एक और बात ये भी है, ये ऑर्डिनेंस आप कह रहे हैं ऑफ कोर्स जारी नहीं किया गया, सिर्फ इसके ऊपर बातचीत और मुशावरत अभी हो रही है, बहुत इनिशियल स्टेज के अंदर है, लेकिन क्या ये दुरुस्त वक्त है कि इसके ऊपर बात की जा रही हो जब अंडर अटैक वो जर्नलिस्ट हैं जो एक बड़ी मखसूस सोच रखते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ भी बड़ी सख्त गिर किस्म का मौक़िफ़ रखते हैं और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी? आप नहीं समझते कि सबसे पहले एड्रेस करने की ज़रूरत है कि वाक़यात क्यों बढ़ रहे हैं? नहीं, आप ये कैसे कह सकती हैं कि कोई एक मखसूस सोच रखते हैं? क्योंकि हमें नजर नहीं, एक मिनट, नज़र कैसे आता? आपको अजीज़ मेमन नज़र नहीं आता जिसको कत्ल कर दिया गया था? उसने सिंध की जो है वहाँ पर जो गवर्नेंस थी वो दिखा दी थी। आपको अजय ललवानी सबको इंक्लूड करके नहीं, आप नहीं, सबको इंक्लूड नहीं, आपने एक वर्ड यूज किया कि मखसूस सोच। सर, ये जो रीसेंट दो वाकयात हैं, देखें एक मिनट, क्योंकि जिनके ऊपर हुआ वो भी यही कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। रीसेंट दूसरा वाकया कौन सा है? अफसार आलम साहब। अच्छा एक मिनट, अफसार आलम साहब सहाफी हैं? क्यों नहीं है सर? सहाफी हैं सर, हमारे लिए हैं। नहीं, आपके लिए हैं, जो खुद आगे स्टेटमेंट दे रहे हैं मीडिया के ऊपर कि मैं साहब सहाफी नहीं हूँ। जब चेयरमैन पेमरा बने हैं उन्होंने कहा मैंने पीएमएल ऑफिशियली ज्वाइन कर दी है। एक मिनट, नहीं, आप दूसरी तरफ ना जाएं, एक मिनट, दूसरी तरफ ना जाएं। नहीं, दूसरी तरफ अब रहेंगे सहाफी, ना, अब रहेंगे सहाफी पे ऊपर। अगर आप दूसरी तरफ जाएंगे तो वहां पर जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, बाकी चीजें करना, वो तमाम रियासत की जिम्मेदारी है। फिर इतने जुर्म हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, चोरियां होती हैं, डकैतियां होती हैं, वो कब से हो रही हैं और उसके ऊपर क्या क्या मामला, तो वो चीजें आ जाती हैं। जब आप सहाफत के पीछे किसी की अम्ब्रेला के नीचे आने की कोशिश करते हैं तो फिर उसी के पर्टिकुलर बात होगी। मामला ये है कि फिर आप कहें कि इरफान सदीकी साहब भी सहाफ़ी हैं, ठीक है जी, वो पीएमएलएन के सेनेटर बन गए हैं। फिर आप कहें एक मिनट ना, फिर आप कहें मुश्ताक महनाज साहब भी सहाफ़ी हैं, आज भी वो सहाफ़ी हैं, वो पीएमएलएन के वहाँ पर एमपी बने हुए हैं, वहाँ से एमएलए हैं आज़ाद कश्मीर से। ये ऐसे नहीं हो सकता। मामला ये है जो सहाफ़ी है, एक मिनट, उसकी मीडिया की उसकी डेफिनेशन कर लें कि सहाफ़ी वो होता है जो आज़ाद होता है, उसका किसी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, ये बात समझ तो किसी पार्टी का मेंबर नहीं होता। मुझे अब कहने दीजिए, प्लीज मुझे कहने दीजिए। ये बात हमारी समझ से बाहर है कि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बैठ के फवाद चौधरी साहब उस दिन कहते हैं कि तलत हुसैन साहब तो सहाफी नहीं, उनका प्रोग्राम इसलिए बंद कर दिया गया था कि रेटिंग, और इस चीज से ना सिर्फ सहाफी बहुत ऑफेंड हुए हैं बल्कि तलत हुसैन साहब जर्नलिज्म पढ़ाते भी हैं, उनके स्टूडेंट्स भी बहुत ऑफेंड हुए हैं। तो आप लोग इतना इजीली कैसे डिक्लेयर कर देते हैं? देखें, बात यह है कि वो आपकी अपनी पसंद नापसंद हो सकती है, वो पढ़ाते होंगे, अच्छी बात है, पढ़ाना चाहिए, हम उन्हें पढ़ाने से तो नहीं रोक सकते। जो भी पढ़ाना चाहता है, जो भी सहाफत करना चाहता है, वो करे। एक लिस्ट जारी कर दे, ये सहाफी हैं, इनको हम सहाफी मानते हैं, इनको हम नहीं मानते। देखें, फिर मैं आपको कहूँगा, मामला ये है कि चाहे तलत हुसैन हो, कोई भी हो, व्हाटएवर जो भी है, उसको असाइनमेंट देनी है उसके मुतल्लिका इदारे ने देनी है, मैंने तो नहीं देनी उसको। अगर तलत साहब आज किसी टीवी चैनल के ऊपर आके काम करना चाहते हैं, 7 बिस्मिल्लाह 100 बिस्मिल्लाह आए, करें काम आकर। अगर उनको कोई इदारा रखता है, नौकरी देता है, ये हमारी, ये आप लोगों का इशू है। रेटिंग है नहीं है, ये हमारा इशू नहीं है, इट्स योर प्रोफेशन। और आपका प्लेटफॉर्म जो है, ये मीडिया चैनल्स हैं, यही अखबार हैं, इनमें आपने काम करना है। को आजमा रहे हैं फ़ारूक साहब, आपको हमारा काम कोई नहीं है। आप फ़ारूक साहब जानते हैं बात कि हम किस हद तक इसके ऊपर जा सकते हैं कि क्या क्या मुहर्रिकात और वजूहात। एक मिनट देखें, अब चूंकि बात हो रही है नेशनल टीवी के ऊपर हो रही है, तो बुनियादी चीज़ ये है कि जिस तरह आपको हम कहते हैं जी कि आप ज़बरदस्त काम कर रही हैं, आप सवालात पूछें जिस तरह मर्जी, जो आपका क्रिटिकल से क्रिटिकल सवाल पूछना चाहती हैं आप पूछें, ठीक है। लेकिन आपने, अगर मैं आई एम इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स और मैंने कंस्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स करनी है, तो सर्वाइव तो मैंने करना है ना कंस्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स के अंदर। अगर मुझे चैलेंजेस भी हैं, आपस की बात है, मुझे चैलेंजेस होंगे, बहुत कुछ होगा, सर्वाइव आप लोगों ने करना है। इसी तरह अगर ये आपका प्रोफेशन है, इसमें ग्रो करना है, किस चैनल में रहना है, कहाँ रहना है, किस नंबर पे जाना है, मशवरा दे रहे हैं कि सर्वाइव करना सीखें, नीवे खेला करें, सहाफी कोई ऐसी पोजीशन ना लें, कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ना करें ताकि आपके लिए मुश्किल सारे कर रहे हैं। मुझे अगले टॉपिक की तरफ जाना है, जल्दी से आप इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। तरीन साहब, ये और फिर अता साहब की तरफ वीसी पे जाएंगे। तरीन साहब, ये मुतालबा आज फिर कर रहे हैं कि उनके साथ इंसाफ किया जाए और हुकूमत से सवाल कर रहे हैं कि अली जफर साहब की जो रिपोर्ट है उसको मंजर आम पर लाया जाए। कुछ दिन पहले तक खबर थी कि उन्होंने वर्बली उनको क्लियर करार दे दिया है, अब आपके पास क्या खबर है, क्यों रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आ रही? देखें, आ जाएगी रिपोर्ट, उनकी भी मंजर आम के ऊपर आ जाएगी। और जो अली जफर वाला मामला है, अली जफर साहब ने तो सिर्फ जो उनके लोगों की तरफ से एक शिकायत आ रही थी कि किसी किस्म का हमारे खिलाफ कोई इन्फ्लुएंस ना इस्तेमाल हो रहा हो, उन्होंने सिर्फ उस हद तक चीज़ को देखना था। अदरवाइज़ ना वो किसी इदारे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ना किसी कोर्ट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वो एक इंटरनल अरेंजमेंट के तौर के ऊपर
प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके ज़िम्मे टास्क लगाया था, उसकी वो जो रिपोर्ट है पीएम साहब को दे देंगे। जब आएगी हम आपके साथ भी शेयर कर देंगे और तरीन साहब को भी मालूम पड़ जाएगी, उनकी टीम को भी पड़ जाएगी। लेकिन जो हमारा प्रिंसिपल स्टैंड है उसके ऊपर आज भी हम कायम हैं। हम आज भी कमिटेड हैं इस मुल्क के अंदर अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी के साथ कमिटेड हैं। और जो आज कहते हैं जी फलाना जेल में, तो इसी मुल्क का वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दफ़ा जो है वो इकामा लेके, एक मुल्क का जो है वो मुलाजिम दुबई का भी बैठा हुआ है, इधर भी है। एक जो है वो प्लानिंग का वज़ीर है, वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल है, वो सऊदी अरब का इकामा लेके बैठा हुआ है, मुल्क का वज़ीर आज़म इकामा लेके बैठा हुआ है। फिर जो है वो केसेस हमने हमारे तो नहीं बनाए हुए, ये जाली अकाउंट्स का केस जरदारी का हमने बनाया था। किसने बनाया था? इनके अपने केसेस हैं। अता साहब को भी शामिल है। ये माहलात एवन फील्ड के हमारे दौर में तो नहीं खरीदे गए थे, ये तो 90 का चलता आ रहा है मामला। इनके लोग ही उसकी मुखबरियां करते रहे कि ये चौधरी निसार ने कहा था कि मैं 1994 में इन फ्लैट्स के ऊपर गया था, उसका हिसाब इन्होंने देना था, उसके हिसाब में कतरी खत लेकर आए। अताउल्लाह तारड़ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बात खुद कह दी है जिसके ऊपर उनको दाद भी देनी चाहिए, उनकी स्ट्रेट फॉरवर्ड होने को। उन्होंने कहा है कि पीडीएम वाले अवाम के लिए अगर खड़े होते तो अब तक जितने मुश्किल हालात से कौम गुजरी है हमारे 2 साल में, तो हमारी हुकूमत गिरा चुके होते। अब आप लोग जो जलसे करने जा रहे हैं उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा हुकूमत को? मुश्किल हालात से तो वो गुजर चुके और आप लोग आपस में इख्तलाफ पीडीएम के भुगताते रहे। मुझे बहुत अफसोस है फरूक हबीब साहब के माइंडसेट के ऊपर, उनकी जमात के माइंडसेट के ऊपर। यानी अगर कोई टॉर्चर के थ्रू गुजरता है, किसी को हरासा किया जाता है, किसी को गोली मारी जाती है, उसका अब जवाब यह है कि वो सहाफी है कि नहीं है। और अगर कोई सहाफी इस मुल्क में सियासत करना चाहे और वो अपनी मर्जी की सियासी जमात में जाना चाहे तो उसको कहा जाता है कि ये नहीं कर सकते। मेरे भाई, आईने पाकिस्तान कभी पढ़े, जो फंडामेंटल राइट्स आईने पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मुझे बतौर शहरी हासिल हैं, मैं बतौर सियासतदान भी सहाफत कर सकता हूं। देयर इज फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस। खुदारा अपने कुंद जहनों को खोलें, मत ये बंदिशें लगाएं लोगों के जहनों के ऊपर, मत ये बंदिशें लगाएं लोगों की आजादी इज़हार राय के ऊपर। मत खौफजदा हो कि आपके खिलाफ कोई चीज कोई लिख दे, कोई बोल दे तो उसको सलाखों के पीछे बंद कर दे। फरूक साहब, आप और मैं मिलकर उस एजिटेशन का हिस्सा रहे हैं जो इस माइंडसेट के खिलाफ था। आपने और मैंने मिलकर इन सड़कों पर डंडे खाए हुए हैं। आज आप उसी सोच को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसके खिलाफ हम सड़कों पर निकला करते थे। खुदारा ये काम ना करें। आप लोगों के दौर को तारीख के स्याह तरीन दौर के दौर पे जाना जाएगा। और इमरान खान साहब के बारे में मैं क्या बात करूं। अब आगे बढ़ के हमारा जो बुनियादी सवाल है अता साहब, उस पे आ जाते हैं। अब हम जरा दूसरी तरफ ले जाते हैं गुफ्तगू को। जी बताइए, आप लोग क्या बिगाड़ लेंगे हुकूमत का? आटा ये खा गए, चीनी ये खा गए, एलएनजी में गबन इन्होंने किया, अद्वियात का गबन इन्होंने किया, बिजली और गैस के बिल इन्होंने महंगे किए, इन्होंने रिंग रोड के अंदर 2 अरब 30 करोड़ का स्कैंडल किया और बातें हमें करते हैं। ये वो इमरान खान नहीं है जो 2018 में आया था। ये थका हुआ, हारा हुआ, हाँफता हुआ इमरान खान है कि जिसके अपने मेंबर्स उसके खिलाफ खड़े हैं, ऑपोजिशन उसके खिलाफ खड़ी है, जिसकी फेडरल गवर्नमेंट 10 सीटों पे खड़ी है, जिसकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट 7 सीटों पे खड़ी है। ये क्या बात कर रहे हैं? इनका ख्याल है ये बहुत मजबूत है, इनकी कुर्सी चारों पायों से हिल रही है। इस वक्त कोई एक भी खींचा गया तो ये धड़म से नीचे जा पड़ेंगे। लेकिन कुर्सी हिलाने में तारड़ साहब कहीं भी पीडीएम या उसमें शामिल ऑपोजिशन की जमातों का कोई किरदार नहीं है, जिसका प्राइम मिनिस्टर साहब जिक्र कर चुके हैं। वो तो उनको अपने इंटरनल मसाइल का सामना है। जब हमने इनके खिलाफ जलसे जुलूस किए, अवामी राब्ता मुहिम शुरू की, तो इनके अपने वजीरों ने हमारे से राब्ता किया कि हमारे साथ बैठो, हमारे साथ बातचीत करो। ये इस वक्त मुकम्मल तौर पे फेल हो चुके हैं और आने वाले दिनों में पीडीएम के जलसे भी होने जा रहे हैं और मुस्लिम लीग नून भी आपको फील्ड में मुतहरक नजर आएगी। तो जो हालात इन्होंने गुर्बत के और भूख के और महंगाई के पैदा कर दिए हैं कि फूड इन्फ्लेशन, जो रूरल एरियाज में देहाती इलाके जो इस मुल्क का अनाज उगाते हैं वहां पे 15% महंगाई है।
आम आदमी तंग आ चुका है। जब आम आदमी इस पीडीएम की तहरीक में मिलेगा तो इनको सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ये खाते जमा रखें, पूछिएगा जरा। और ये हमें देहात में किस चीज की महंगाई 15%? अगर रिस्पॉन्ड कर दीजिए बताइएगा तारड़ साहब, 15% किस चीज की महंगाई है देहात में? क्या महंगा हो गया देहात में? इन्फ्लेशन की बात की है, जो फूड क्या महंगा क्या हो गया? फूड इन्फ्लेशन में क्या महंगा हो गया जरा बताइएगा। वो कितनी सर बताइए ना क्या महंगा हो गया, कोई नाम लेके बता देना एक चीज। चलिए आप एक्चुअली कोट कीजिएगा, आप तारड़ साहब को बता दें को मिर्चें महंगी हो गई, धनिया महंगा हो गया, टमाटर महंगा हो गया, कोट कीजिएगा। फारूक साहब आप जल्दी से एक और बात जो अभी तारड़ साहब ने कही, उन्होंने कहा कि आपके वजीरों ने राब्ते किए। 300 रुपया की कीमत है, मुर्गी 500 रुपए पे मिल रही थी। यहाँ पे जो आप चीनी खरीदवाते रहे चले कतारों में लगा, रुक जाए ना, रुक जाए यार, रुक जाए। असल मसला ये है, जल्दी से रिस्पॉन्स सुनिए दीजिए। मसला ये है कि वो मसला ये है कि वो गोबल्स की सही है ना कि झूठ इतना बोलो कि सच बोलने लग जाए, पूरा सच ये बताते नहीं है। यही आप दोनों ने सुन लेना, एक मिनट सुन ले जरा, सुन ले जरा, अब जरा सुन ले ना। अच्छा चले अब सुन ले ना, सुन ले। रिस्पॉन्ड एक मिनट अता तारड़ साहब डिबेट खत्म करते हैं, 1 मिनट। चलें आप तकरीर जितनी मर्जी कर लें, कोई मसला नहीं, मैं आपका मसला आसान करने लगा हूं ना। आप सर लेट्स कम टू द कंक्लूजन ना, लोगों को कंक्लूजन दिखाएं ना। आपने लोगों की नोश पे डाके डाले हैं, रिस्पॉन्ड करने का टाइम देते हैं। तारड़ साहब आपको भरपूर टाइम दिया इसके ऊपर, जल्दी से आप रिस्पॉन्ड कीजिए मुझे अगले सवाल की तरफ जाए। तारड़ साहब एक सेकंड तारड़ साहब एक सेकंड तारड़ साहब चीनी की शॉर्टेज, इमरान एक सेकंड रुकिएगा था, मुझे रिस्पॉन्स लेने दीजिए था। तारड़ साहब एक सेकंड रिस्पांस लेने दीजिए। फारूक साहब जी देखें, बुनियादी चीज़ ये है कि मैं मुश्किल आसान कर देता हूँ, आप लोगों की भी इनकी भी। देखें बुनियादी चीज़ ये है, इनको आटे का इशू है, इनको चीनी का इशू है, इनको बहुत करप्शन नज़र आ रही है, हर तरफ करप्शन नज़र आ रही है ना। ये काला कोड मियाँ साहब का टंगा होगा रायवंड के अंदर, ठीक है, जिस कोड को पहन के वो मेमो गेट के अंदर सुप्रीम कोर्ट गए थे। ये तमाम करप्शन के केसेस की फाइलें बनाएं और बना के ये अदालतों में चले जाएं। इतने सबूत जो पड़े हुए हैं, ये क्यों नहीं जाते? हम गए थे ना पनामा केस के अंदर, हम उसको अंटिल जो है वो कंक्लूजन के ऊपर लेके गए ना। हम धांधली के खिलाफ हमने जिदोजहद की, कमीशन बनवाया, हम उसके सामने पेश होते रहे, वट एवर कंक्लूजन क्या आया, क्या रिजल्ट आया, ये कुछ तरह की जिदोजहद करे ना। क्या इन्होंने लाउड स्पीकर पकड़ा होता है डेली? एक मिनट, नहीं सिटिंग गवर्नमेंट ना, एक मिनट अफसर नहीं, बात ये है कि ये वो क्यों जिदोजहद नहीं करते? वो काला कोट पहनाए ना, वो काला कोट शहबाज शरीफ को पहनाए और जाएं अदालतों में, वहां पर जाकर बात करें। दूसरी बात यह है, एक मिनट देखिए, दूसरी बात ये जो महंगाई की बात करते हैं, इंटरनेशनली कीमतों में भाई मेरे इजाफा हुआ है। आपको इतना अगर फिक्र है, इतनी फिक्र है, एक मिनट देखिए, इतनी फिक्र है, आज आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें कहां जा रहे हैं। सिर्फ मुझे एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए इस मुल्क के अंदर, वो एक नई बहस सुन लेना, एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए कि हुसैन नवाज, हसन नवाज पाकिस्तान में सरमायाकारी शुरू कर दे। पैसा पाकिस्तान ले, मुल्क के हालात ठीक हो जाए। हमने पनामा में सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा था, आप आज सुप्रीम कोर्ट को खत लिखे, हम आपके साथ चलते हैं, चलें करें इन्वेस्टिगेट हर स्कैंडल को, चलें। सर खत लिखने के बाद आपने कहा था ये पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है, क्या बात करें? फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट न करें, एक्सेप्ट करें जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की, लेट्स गो। आप ले जाएं ना, हमने तो रिंग रोड पे भाई इंक्वायरी शुरू करवा दी है। उन्होंने तो जुल्फी बुखारी साहब से इस्तीफा भी ले लिया। तारड़ साहब, जुल्फी बुखारी साहब से याद आया कि खबरें चैमगुलियां हैं कि जुल्फी बुखारी साहब जो है वो रवाना हो गए मुल्क से। ये इनसे सवाल पूछने दीजिए तारड़ साहब कि ये कह रहे हैं, शाहिद खाकान साहब भी वो कह रहे हैं कि जी यहाँ से प्राइवेट जहाजों में बाहर जा रहे हैं डाका डालने वाले। अच्छा, प्राइवेट जहाजों में जा रहे हैं? शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं, बहुत मासूम है। शाहिद खाकान अब्बासी तो मुल्क के वजीर आजम थे, जिनके जहाज के ऊपर सागडार मुल्क का वजीर खजाना भाग गया था। एक सुन लेना, एक वजीर आजम का वजीर खजाना ऑफिशियल जहाज से मुल्क से फरार हो गया था। जो बात रहेगी जुल्फी बुखारी की, तो उन्होंने खुद ट्वीट किया कि वो 2-3 रोज के लिए दुबई गए हैं, वापस आ जाएंगे। दूसरी बात यह कि जुल्फी बुखारी को किसी अदारे ने रेकमेंड नहीं किया कि उनका नाम ईसीएल में डाला जाए। लेकिन उन्होंने खुद कहा कि उनका नाम कहा है तो प्रोसीजर तो कोई अदारा कहेगा तो डल जाएगा। आप किसी की विश लिस्ट पे तो नहीं डाल सकते। अगर आप कहेंगी तो आप पर कोई केस ना हो किसी को कैसे डाल सकते? फिर आप कहेंगे बुनियादी हकूक की खिलाफवर्जी होगी। आप इन इदारों को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, FIA को, वज़ारत दाखिला को।
जो मर्जी करते रहे, अल्टीमेटली कतरी खाली नहीं चलेगा, आपको रसीदें देनी नहीं, लेकिन सवाल चलिए जी, वक्त मेरे पास खत्म हो गया, लेकिन सवाल आपसे इसलिए भी उठाया था क्योंकि जो अखलाकियात का आला दर्जा आप लोगों ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस कराया और जिसकी आप लोग पहले बात भी करते रहते थे कि इल्जाम लगा तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो बगैर कुछ मालूम हुए इस मुल्क के वजीर आजम ने 40 साल कमाई का हिसाब दिया था, वो ना वजीर आजम था ना वजीर था, उससे बड़ा और अखलाकियात का मेयार क्या हो सकता है? ये तो जो है उसके पास भी नहीं लगते, पूछें इनसे। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फरूख साहब और अताउल्लाह तारड़ साहब और मंदुखेल साहब भी इससे पहले हमारे साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौजूद थे, प्रोग्राम में आप लोगों ने शिरकत की। आज के लिए नाजरीन इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।